राजनीतिक अर्थशास्त्र की पहली महान कृति के रूप में अपनी ख्याति के बावजूद द वेल्थ ऑफ नेशंस वास्तव में स्मिथ की एक पूर्व कृति द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स 1759 में शुरू हुए एक दार्शनिक विषय का ही विस्तार है। स्मिथ जिस अंतिम समस्या पर स्वयं विचार करते हैं वह यह है कि जिसे वे आंतरिक मनुष्य कहते हैं, व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की क्रियाओं को निष्पक्ष रूप से स्वीकार या निंदा करने की क्षमता, ऐसी आवाज के साथ जिसे नजरअंदाज करना असंभव हो, और आत्म संरक्षण तथा स्वार्थ के प्रति व्यक्तियों के जुनून के बीच का संघर्ष इतिहास के व्यापक क्षेत्र में, समाज के दीर्घकालिक विकास में और स्मिथ के अपने समय के इतिहास के चरण की तात्कालिक विशेषताओं के संदर्भ में कैसे अपना प्रभाव डालता है। इस समस्या का उत्तर पुस्तक वी संप्रभु या राष्ट्रमंडल के राजस्व में शुरू होता है, जिसमें स्मिथ संगठन के 4 मुख्य चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिनके माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया जाता है जब तक कि युद्ध, संसाधनों की कमी या सरकार की खराब नीतियों द्वारा उसे अवरुद्ध न किया जाए। शिकारियों की मूल असभ्य अवस्था, खानाबदोश कृषि का दूसरा चरण, सामंती या जागीरदार खेती का तीसरा चरण और वाणिज्यिक परस्पर निर्भरता का चौथा और अंतिम चरण। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक चरण के साथ उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थाएं जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, शिकारियों के युग में संपत्ति बहुत कम होती है, इसलिए शायद ही कोई स्थापित मजिस्ट्रेट या न्याय का कोई नियमित प्रशासन होता है। झुंडों के आगमन के साथ सामाजिक संगठन का एक अधिक जटिल रूप उभरता है, जिसमें न केवल दुर्जेय सेनाएं शामिल हैं, बल्कि निजी संपत्ति की केंद्रीय संस्था भी शामिल है, जिसका अनिवार्य आधार कानून और व्यवस्था भी है। स्मिथ के विचार का सार यही है कि उन्होंने इस संस्था को, जिसकी सामाजिक उपयोगिता पर उन्होंने कभी संदेह नहीं किया, विशेषाधिकार की रक्षा के एक साधन के रूप में मान्यता दी, न कि प्राकृतिक कानून के संदर्भ में उचित ठहराए जाने वाले साधन के रूप में। उन्होंने लिखा, नागरिक सरकार जहां तक संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्थापित की जाती है, वास्तव में गरीबों के विरुद्ध अमीरों की रक्षा के लिए, या जिनके पास कुछ संपत्ति है उनकी उन लोगों के विरुद्ध रक्षा के लिए स्थापित की जाती है जिनके पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं है। अंत में स्मिथ सामंतवाद से समाज के एक ऐसे चरण में विकास का वर्णन करते हैं जहां नई संस्थाओं की आवश्यकता थी, जैसे कि संघ निर्धारित मजदूरी के बजाय बाजार निर्धारित मजदूरी और सरकार बाधित उद्यम के बजाय स्वतंत्र उद्यम। इसे बाद में हस्तक्षेप पूंजीवाद के रूप में जाना गया। स्मिथ ने इसे पूर्ण स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा। उत्पादन के भौतिक आधार में होने वाले परिवर्तनों के इस क्रम, जो कानूनों और नागरिक संस्थाओं की अधिरचना में आवश्यक परिवर्तन लाता है, और इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा के बीच एक स्पष्ट समानता है। हालांकि यह समानता वास्तव में उल्लेखनीय है, फिर भी एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। मार्क्सवादी योजना में विकास का इंजन अंतः संघर्षरत सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष है, जबकि स्मिथ के दार्शनिक इतिहास में मूल प्रेरक शक्ति मानव स्वभाव है, जो आत्म सुधार की इच्छा से प्रेरित और तर्क शक्ति द्वारा निर्देशित या गुमराह होती है। समाज और अदृश्य हाथ। ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत, हालांकि यह शायद द वेल्थ ऑफ नेशंस की बाध्यकारी अवधारणा है, स्वयं कार्य के भीतर एक विस्तृत विवरण के अधीन है कि कैसे अदृश्य हाथ वास्तव में समाज के वाणिज्यिक या अंतिम चरण के भीतर काम करता है। यह पुस्तक आय और टू का केंद्र बिंदु बन जाता है, जिसमें स्मिथ 2 प्रश्नों को स्पष्ट करने का बीड़ा उठाते हैं। पहला यह है कि मानव स्वभाव और बुद्धिमानी से डिजाइन किए गए संस्थानों की प्रेरणाओं और बाधाओं के तहत काम करने वाली पूर्ण स्वतंत्रता की एक प्रणाली एक व्यवस्थित समाज को कैसे जन्म देगी। प्रश्न, जो पहले के लेखकों द्वारा पहले ही काफी स्पष्ट किया जा चुका था, दोनों के लिए व्यक्तिगत वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में अंतर्निहित व्यवस्थितता की व्याख्या और राष्ट्र के संपूर्ण धन, जिसे स्मिथ वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन के रूप में देखते थे,
के 3 महान दावेदार वर्गों मजदूरों, जमींदारों और निर्माताओं के बीच विभाजन को नियंत्रित करने वाले कानूनों की व्याख्या की आवश्यकता थी। यह सुव्यवस्था, जैसी कि अपेक्षित थी, मानव स्वभाव के 2 पहलुओं की परस्पर क्रिया से उत्पन्न हुई थी, अपनी भावनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया और तर्क व सहानुभूति के प्रति उसकी संवेदनशीलता। लेकिन जहां नैतिक भावनाओं का सिद्धांत निजी कार्यों पर आवश्यक नियंत्रण प्रदान करने के लिए मुख्यतः आंतरिक मनुष्य की उपस्थिति पर निर्भर था, वहीं राष्ट्रों की संपत्ति में एक संस्थागत तंत्र मिलता है जो केवल भावनाओं के प्रति अंध आज्ञाकारिता में निहित विघटनकारी संभावनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह सुरक्षात्मक तंत्र प्रतिस्पर्धा है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की उत्कट इच्छा, एक इच्छा जो गर्भ से ही हमारे साथ आती है और कब्र में जाने तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, एक व्यक्ति की आत्म सुधार की इच्छा को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके एक सामाजिक रूप से लाभकारी एजेंसी में बदल दी जाती है। आत्म सुधार के लिए इस प्रतिस्पर्धी संघर्ष के अनपेक्षित परिणाम में ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाला अदृश्य हाथ खुद को दिखाता है, क्योंकि स्मिथ बताते हैं कि कैसे आपसी प्रतिस्पर्धा वस्तुओं की कीमतों को उनके प्राकृतिक स्तरों तक नीचे ले जाती है जो उनके उत्पादन की लागत के अनुरूप होते हैं। इसके अलावा श्रम और पूंजी को कम लाभदायक व्यवसायों या क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करके प्रतिस्पर्धी तंत्र अल्पकालिक विचलन के बावजूद लगातार कीमतों को इन प्राकृतिक स्तरों पर बहाल करता है। अंत में यह समझाते हुए कि मजदूरी और किराए और मुनाफे उत्पादन की लागत के घटक भाग स्वयं स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा के इसी अनुशासन के अधीन हैं, स्मिथ ने न केवल इन प्राकृतिक कीमतों के लिए एक अंतिम तर्क प्रदान किया, बल्कि श्रमिकों के बीच आय के वितरण में एक अंतर्निहित सुव्यवस्था का भी खुलासा किया। आर्थिक विकास। स्मिथ का बाजार को एक स्वसुधारक तंत्र के रूप में विश्लेषण प्रभावशाली था, लेकिन उनका उद्देश्य प्रणाली के स्वसमायोजन गुणों को प्रदर्शित करने से कहीं अधिक महत्वाकांक्षी था, बल्कि उनका उद्देश्य यह दिखाना था कि अधिग्रहण की प्रवृत्ति के प्रभाव में राष्ट्रीय धन का वार्षिक प्रवाह निरंतर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आर्थिक विकास के बारे में स्मिथ की व्याख्या, हालांकि द वेल्थ ऑफ नेशंस के एक हिस्से में सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं की गई है, फिर भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसका मूल श्रम विभाजन, जो स्वयं व्यापार करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति का परिणाम है, पर उनके द्वारा दिए गए जोर में निहित है, जो समाज की उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता का स्रोत है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की शुरुआत एक प्रसिद्ध अंश से होती है जिसमें पिन फैक्ट्री का वर्णन है, जिसमें 10 व्यक्ति विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता हासिल करके प्रतिदिन 48,000 पिन बनाते हैं, जबकि अकेले उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कुछ ही पिन, शायद केवल एक, बना सकता था। लेकिन श्रम का यह अत्यंत महत्वपूर्ण विभाजन बिना सहायता के नहीं होता है। यह पूंजी या स्टॉक, जैसा कि स्मिथ इसे कहते हैं, के पूर्व संचय के बाद ही हो सकता है, जिसका उपयोग अतिरिक्त श्रमिकों को भुगतान करने और उपकरण और मशीनें खरीदने के लिए किया जाता है। हालांकि संचय की यह प्रवृत्ति समस्याएं लेकर आती है। स्टॉक जमा करने वाले निर्माता को अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्मिथ की योजना में श्रम बचत तकनीक का कोई स्थान नहीं है और उन्हें काम पर रखने के प्रयास में वह उनकी मजदूरी उनकी स्वाभाविक कीमत से ज्यादा बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप उसका मुनाफा कम होने लगता है और संचय की प्रक्रिया रुकने का खतरा बन जाती है। लेकिन अब इस प्रगति को जारी रखने के लिए एक चतुर तंत्र सामने आता है। श्रम की कीमत बढ़ाकर निर्माता अनजाने में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देता है जिससे श्रम की आपूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी अन्य वस्तु की तरह लोगों की मांग अनिवार्य रूप से लोगों के उत्पादन को नियंत्रित करती है। विशेष रूप से स्मिथ के मन में बाल मृत्यु दर को कम करने में उच्च मजदूरी का प्रभाव था। अधिक श्रम आपूर्ति के प्रभाव में मजदूरी वृद्धि कम हो जाती है और मुनाफा बना रहता है,
मजदूरों की नई आपूर्ति निर्माता को श्रम का और अधिक विभाजन शुरू करने और इस प्रकार व्यवस्था के विकास में योगदान देने का निरंतर अवसर प्रदान करती है। यह विकास के लिए एक मशीन थी, एक ऐसी मशीन जो न्यूटनियन प्रणाली की पूरी विश्वसनीयता के साथ काम करती थी, जिससे स्मिथ भलीभांति परिचित थे। हालांकि न्यूटनियन प्रणाली के विपरीत स्मिथ की विकास मशीन अपने संचालन के लिए केवल प्रकृति के नियमों पर निर्भर नहीं थी। मानव स्वभाव इसे संचालित करता था और मानव स्वभाव एक सरल शक्ति के बजाय एक जटिल शक्ति थी। इस प्रकार राष्ट्रों का धन तभी बढ़ेगा जब व्यक्ति अपनी सरकारों के माध्यम से विशेषाधिकारों की दलीलों को पूरा करके इस विकास को बाधित न करें जो प्रतिस्पर्धी प्रणाली को अपना सौम्य प्रभाव डालने से रोकते हैं। परिणाम स्वरूप राष्ट्रों का धन का अधिकांश भाग विशेष रूप से पुस्तक 4 व्यापारिक प्रणाली के प्रतिबंधात्मक उपायों के विरुद्ध एक वाद विवाद है जो देश और विदेश में एकाधिकार को बढ़ावा देता था। स्मिथ की प्राकृतिक स्वतंत्रता की प्रणाली वह ध्यानपूर्वक बताते हैं सभी के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप है, लेकिन अगर सरकार व्यापारियों और निर्माताओं की नीच लोलुपता, एकाधिकारवादी भावना जो न तो मानव जाति के शासक हैं और न ही होने चाहिए को सौंपी जाती है या उस पर ध्यान दिया जाता है, तो इसे व्यवहार में नहीं लाया जाएगा। इसलिए द वेल्थ ऑफ नेशंस उस वैचारिक ग्रंथ से कोसों दूर है जिसे अक्सर माना जाता है। हालांकि स्मिथ ने हस्तक्षेप का उपदेश दिया, महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर उनका तर्क एकाधिकार के जितना ही सरकार के विरुद्ध था, और हालांकि उन्होंने अधिग्रहण प्रक्रिया के सामाजिक परिणामों की प्रशंसा की, उन्होंने लगभग हमेशा ही व्यापारियों के तौर तरीकों और चालबाजियों का तिरस्कार किया। नहीं, उन्होंने वाणिज्यिक व्यवस्था को पूरी तरह सराहनीय माना। उन्होंने एक ऐसे समाज में श्रमिक के बौद्धिक पतन के बारे में विवेक के साथ लिखा जिसमें श्रम विभाजन बहुत आगे बढ़ चुका है। किसान की सतर्क बुद्धिमत्ता की तुलना में विशिष्ट श्रमिक आम तौर पर उतना ही मूर्ख और अज्ञानी बन जाता है जितना एक इंसान बन सकता है। इन सबके बीच यह उल्लेखनीय है कि स्मिथ पूर्वौद्योगिक पूंजीवाद के युग में लिख रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्हें आने वाली औद्योगिक क्रांति का कोई वास्तविक पूर्वाभास नहीं था, जिसके संकेत एडिनबर्ग से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित विशाल लोहे के कारखानों में दिखाई दे रहे थे। बड़े पैमाने के औद्योगिक उद्यम के बारे में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और द वेल्थ ऑफ नेशंस में संयुक्त स्टॉक कंपनियों निगमों के भविष्य के बारे में की गई कुछ टिप्पणियां अपमानजनक हैं। अंत में किसी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि विकास द वेल्थ ऑफ नेशंस का महान विषय है तो यह अंतहीन विकास नहीं है। इस ग्रंथ में जगह लाभ की दर में लगातार गिरावट की झलक मिलती है, और स्मिथ इस संभावना का भी उल्लेख करते हैं कि जब व्यवस्था अंततः अपनी संपत्ति की पूरी मात्रा एकत्र कर लेगी, सभी पिन कारखाने यूं कहें जिनका उत्पादन अवशोषित किया जा सकता है, आर्थिक गिरावट शुरू हो जाएगी जो एक दरिद्र ठहराव में समाप्त होगी। औद्योगिक क्रांति आधुनिक इतिहास में कृषि और हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। इन तकनीकी परिवर्तनों ने काम करने और जीने के नए तरीके पेश किए और समाज को मौलिक रूप से बदल दिया। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में शुरू हुई और वहां से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। हालांकि पहले फ्रांसीसी लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। औद्योगिक क्रांति शब्द को सबसे पहले अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार ने प्रचलित किया था। अर्नोल्ड टॉयनबी 1852 से 83 ने 1760 से 1840 तक ब्रिटेन के आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। टॉयनबी के समय से इस शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिवेश में समयावधि के बजाय आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में अधिक व्यापक रूप से किया जाता रहा है। यही कारण है कि चीन और भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में 20वीं सदी तक पहली औद्योगिक क्रांतियां शुरू नहीं हुई,
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जैसे अन्य क्षेत्रों में 19वीं सदी के अंत तक दूसरी औद्योगिक क्रांतियां शुरू हो गईं। औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को कैसे बदल दिया? औद्योगिक क्रांति में शामिल मुख्य विशेषताएं तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक थीं। तकनीकी परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. नई मूल सामग्री का उपयोग, मुख्य रूप से लोहा और इस्पात। 2. नए ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, जिसमें ईंधन और प्रेरक शक्ति दोनों शामिल हैं, जैसे कोयला, भाप इंजन, बिजली, पेट्रोलियम और आंतरिक दहन इंजन। 3. नई मशीनों का आविष्कार, जैसे स्पिनिंग जेनी और पावर लूम, जिसने मानव ऊर्जा के कम व्यय के साथ उत्पादन में वृद्धि की अनुमति दी। 4. कारखाना प्रणाली के रूप में जाना जाने वाला कार्य का एक नया संगठन, जिसमें श्रम का विभाजन और कार्य का विशेषीकरण शामिल था। 5. परिवहन और संचार में महत्वपूर्ण विकास, जिसमें स्टीम लोकोमोटिव, स्टीमशिप, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, टेलीग्राफ और रेडियो शामिल हैं। और 6. उद्योग में विज्ञान का बढ़ता अनुप्रयोग। गैर औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई नए विकास हुए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। 1. कृषि सुधार, जिससे बड़ी गैर कृषि आबादी के लिए भोजन का प्रावधान संभव हुआ। 2. आर्थिक परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप धन का व्यापक वितरण हुआ। बढ़ते औद्योगिक उत्पादन और बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामने धन के स्रोत के रूप में भूमि का ह्रास हुआ। 3. आर्थिक शक्ति में बदलाव को प्रतिबिंबित करने वाले राजनीतिक परिवर्तन, साथ ही एक औद्योगिक समाज की जरूरतों के अनुरूप नई राज्य नीतियाँ। 4. व्यापक सामाजिक परिवर्तन, जिनमें शहरों का विकास, श्रमिक वर्ग के आंदोलनों का विकास और अधिकार के नए पैटर्न का उदय। और 5. व्यापक क्रम के सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल हैं। श्रमिकों ने नए और विशिष्ट कौशल हासिल किए और उनके कार्यों के प्रति उनका संबंध बदल गया। हाथ के औजारों से काम करने वाले कारीगर होने के बजाय वे मशीन ऑपरेटर बन गए। पहली औद्योगिक क्रांति 1760 से 1830 की अवधि में औद्योगिक क्रांति काफी हद तक सीमित थी। ब्रिटेन अपनी बढ़त को समझते हुए अंग्रेजों ने मशीनरी, कुशल श्रमिकों और विनिर्माण तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश एकाधिकार हमेशा के लिए नहीं चल सकता था, खासकर जब कुछ ब्रितानियों को विदेशों में लाभदायक औद्योगिक अवसर दिखाई दे रहे थे, जबकि महाद्वीपीय यूरोपीय व्यवसायी ब्रिटिश तकनीक को अपने देशों में लाने की कोशिश कर रहे थे। 2 अंग्रेज, विलियम और जॉन कॉकरेल ने औद्योगिक क्रांति लाई। लगभग 1807 में मशीन की दुकानें विकसित करके बेल्जियम ने यूरोप में अपनी औद्योगिक क्रांति को गति दी और बेल्जियम महाद्वीपीय यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया जिसने आर्थिक रूप से रूपांतरित होने का अनुभव किया। अपने ब्रिटिश पूर्वज की तरह बेल्जियम की औद्योगिक क्रांति का केंद्र लोहा, कोयला और वस्त्र उद्योग था। फ्रांस का औद्योगिकरण ब्रिटेन या बेल्जियम की तुलना में अधिक धीमा और कम गहन था। जब ब्रिटेन अपना औद्योगिक नेतृत्व स्थापित कर रहा था, फ्रांस अपनी क्रांति में डूबा हुआ था और अनिश्चित राजनीतिक स्थिति ने औद्योगिक नवाचारों में बड़े निवेश को हतोत्साहित किया। 1848 तक फ्रांस एक औद्योगिक शक्ति बन चुका था, लेकिन द्वितीय साम्राज्य के तहत भारी वृद्धि के बावजूद यह ब्रिटेन से पीछे रहा। जर्मनी के संस्थापकों के काल में आर्थिक उछाल और असमानता, अन्य यूरोपीय देश बहुत पीछे रह गए। उनके बुर्जुआ वर्ग के पास ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम के समकक्षों की तरह धन, शक्ति और अवसरों का अभाव था। अन्य देशों की राजनीतिक परिस्थितियों ने भी औद्योगिक विस्तार में बाधा डाली। उदाहरण के लिए, जर्मनी ने कोयले और लोहे के विशाल संसाधनों के बावजूद 1870 में राष्ट्रीय एकता प्राप्त होने के बाद ही अपना औद्योगिक विस्तार शुरू किया। एक बार शुरू होने के बाद जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ा कि सदी के अंत तक वह देश इस्पात उत्पादन में ब्रिटेन से आगे निकल गया और रासायनिक उद्योगों में विश्व में अग्रणी बन गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अमेरिकी औद्योगिक शक्ति का उदय भी यूरोपीय प्रयासों से कहीं आगे निकल गया।
और जापान भी औद्योगिक क्रांति में उल्लेखनीय सफलता के साथ शामिल हुआ। पूर्वी यूरोपीय देश 20वीं सदी के आरंभ में पिछड़ गए थे। पंचवर्षीय योजनाओं के आने तक ऐसा नहीं हुआ था। सोवियत संघ एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन गया, जिसने ब्रिटेन में 1.5 सदी में हुए औद्योगिकरण को कुछ ही दशकों में साकार कर दिया। 20वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति चीन और भारत जैसे अब तक गैर औद्योगिकृत क्षेत्रों में भी फैल गई। औद्योगिक क्रांति के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं ने महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि इसने मजदूरों की गरीबी और बदहाली को और गहरा कर दिया। उनका रोजगार और जीविका महंगे उत्पादन साधनों पर निर्भर हो गई, जिन्हें बहुत कम लोग खरीद सकते थे। रोजगार सुरक्षा का अभाव था। तकनीकी सुधारों और विशाल श्रम शक्ति के कारण मजदूरों को अक्सर बेदखल कर दिया जाता था। मजदूर सुरक्षा और नियमों के अभाव का मतलब था कम वेतन पर लंबे समय तक काम करना, अस्वास्थ्यकर आवासों में रहना और कार्यस्थल पर शोषण और दुर्व्यवहार। लेकिन जैसे जैसे समस्याएं पैदा हुई, वैसे वैसे नए विचार भी सामने आए जिनका उद्देश्य उनका समाधान करना था। इन विचारों ने ऐसे नवाचारों और नियमों को बढ़ावा दिया जिनसे लोगों को न केवल अधिक भौतिक सुविधाएं मिली, बल्कि वे अधिक उत्पादन करने, तेजी से यात्रा करने और तेजी से संवाद करने में भी सक्षम हुए। दूसरी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कारखाना श्रमिक। पुरानी के साथ काफी ओवरलैपिंग के बावजूद 19वीं और 20वीं सदी के अंत में एक नई औद्योगिक क्रांति के बढ़ते प्रमाण थे। बुनियादी सामग्रियों के संदर्भ में आधुनिक उद्योग ने कई प्राकृतिक और सिंथेटिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया, जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया था। हल्की धातुएं, दुर्लभ मृदा, नई मिश्र धातुएं और प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक उत्पाद, साथ ही नए ऊर्जा स्रोत। इनके साथ ही मशीनों, औजारों और कंप्यूटरों का विकास हुआ, जिसने स्वचालित कारखाने को जन्म दिया। हालांकि 19वीं सदी के प्रारंभ से मध्य तक उद्योग के कुछ क्षेत्र लगभग पूरी तरह से मशीनीकृत थे। असेंबली लाइन से अलग स्वचालित संचालन ने पहली बार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रमुख महत्व प्राप्त किया। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व में भी बदलाव आए। 19वीं सदी के आरंभ से मध्य तक औद्योगिक क्रांति की विशेषता उत्पादन के साधनों पर कुलीनतंत्रीय स्वामित्व ने व्यक्तियों और बीमा कंपनियों जैसी संस्थाओं द्वारा सामान्य शेयरों की खरीद के माध्यम से स्वामित्व के व्यापक वितरण का मार्ग प्रशस्त किया। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप के कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी क्षेत्रों का समाजीकरण किया। उस अवधि के दौरान राजनीतिक सिद्धांतों में भी बदलाव आया। शास्त्रीय औद्योगिक क्रांति के आर्थिक और सामाजिक चिंतन पर हावी हस्तक्षेप के विचारों के बजाय सरकारें आम तौर पर अपने अधिक जटिल औद्योगिक समाजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ी। 1980 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में यह प्रवृत्ति उलट गई। 1875 की पारस्परिक संधि, संयुक्त राज्य अमेरिका और हवाई राज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता, जिसने हवाईयन चीनी के लिए शुल्क मुक्त बाजार की गारंटी दी, बदले में हवाईयन चीनी के लिए विशेष आर्थिक विशेषाधिकार दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका को वे अधिकार दिए गए जो अन्य देशों को नहीं दिए गए थे। इस संधि ने इसके लिए आधार तैयार करने में मदद की। हवाई द्वीप समूह का अंतिम विलय। 19वीं सदी के आरंभ और मध्य के दौरान हवाई द्वीप की संप्रभुता को ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की साम्राज्यवादी प्रगति से खतरा था। इन शक्तियों के लिए विशेष रुचि का विषय हवाई का फलता फूलता चीनी उद्योग था। अमेरिकी गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी की कीमतें नाटकीय रूप से बढ़ गईं। संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी का अधिकांश उत्पादन संघ से अलग हुए दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से लुइसियाना में हुआ था।
एक ऐसी स्थिति जिसने अमेरिकी सरकार और हवाईयन बागान मालिक वर्ग के सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका और हवाई के बीच पारस्परिकता की संधि स्थापित करने के प्रयासों को प्रेरित करने में मदद की। कई असफल संधि प्रयासों के बाद 1875 की पारस्परिकता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह 9 सितंबर 1876 को लागू हुई।